केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। देखो, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का तरीका क्या है। कैसे डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को कि जब कोई सिस्टम में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो, किसी सिस्टम में जब कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो तो कहते हैं सिस्टम इज केम इन इक्विलिब्रियम, है ना। सिस्टम में अब देखो, ये एक वो आदमी खड़ा करते हैं, ये भाई साहब, अब ये खड़ा है, न आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं, तो जहां हैं जैसे हैं वैसे ही खड़ा रहे। आदमी को कहेंगे इक्विलिब्रियम पे आ गया। देखना खाली फोटो, इक्विलिब्रियम का मतलब समझना है। एक सी 100 बनाए, ये दोनों का वेट mg बराबर है ना। दोनों का mg बराबर है, m बराबर m डैश, तो ये सी 100 हिलेगा। ऐसे किधर भी ज्यादा किधर भी कम तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन दोनों का वेट बराबर हो जाए तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा अस्थिर रहेगा। देयर आर नो चेंज। तीसरा देखो, एक ट्रेन बना देते हैं। इस ट्रेन का स्पीड जो है स्पीड नहीं, वेलोसिटी, ठीक है। इस पर तू वो दोस्त तुम दोनों जो है यहाँ यहाँ बैठ के दिल्ली जा रहे हैं, पटना से दिल्ली। ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट, ये भी टुवार्ड्स ईस्ट। तो बोलो, ये दोनों आदमी एक दूसरे को देखते दिल्ली पहुंच जाएगा, तो ये दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में ही है ना। दोनों के बॉडी में कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं हुआ, है ना। whenever there are no any change observed in the system is called in equilibrium। ये ऐसे कर देते हैं। इसमें पानी पहले भर रहा है, पानी आ रहा है इसमें, यहाँ तक भरा, इसके बाद पानी इधर से इधर आ रहा है। इधर में पानी आया था 20 लीटर पर मिनट, अब पानी निकल रहा है इधर 20 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो वाटर लेवल में कोई चेंज ऑब्जर्व होगा, लेकिन मोटर तो चल रहा है, जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर बराबर है रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो क्या कहेंगे, वाटर लेवल कम इन इक्विलिब्रियम, वाटर लेवल कम इन इक्विलिब्रियम व्हाइल सिस्टम इज ऑन, जबकि सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है, सिस्टम रुका नहीं है। while system is on,
सिस्टम इज कंटिन्यूइंग, काम हो ही रहा है, मोटर चल ही रहा है, पानी जितना आ रहा था उतना ही बाहर निकल रहा है, तो वाटर का लेवल इक्विलिब्रियम में आ गया, ऐसा बोलेंगे। क्योंकि क्या बराबर हो गया, रेट ऑफ इनलेट बराबर रेट ऑफ, ये दोनों में क्या बराबर हो गया, दैट इज वेलोसिटी बराबर हो। इक्विलिब्रियम में बॉडी तब भी है जब दो चीज का वेलोसिटी बराबर है, यहाँ भी वेलोसिटी ये रेट, ठीक है। और इस दो चीज में हमने दिखाया है कि सिस्टम रुका हुआ है और बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये दो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, बॉडी में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो, सिस्टम में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो, इसलिए कि वो रुका हुआ है ऐसा नहीं है, दोनों कंटिन्यू कर रहा है, दोनों प्रोसेसेस हो ही रहा है, लेकिन चेंजेज कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे रुकना जरूरी नहीं है, चलते रहेगा लेकिन कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, जहाँ रुक जाता है तो चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। और ये दो एग्जांपल डायनामिक इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ना, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू करता रहता है, रिएक्शन होता रहता है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई फर्दर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। बनाइए फोटो। केमिकल इक्विलिब्रियम का टैग लाइन क्या दे दें, whenever there are no any further change, no any further changes are observed, called system is in equilibrium। जैसे ही इक्विलिब्रियम में कोई कॉन्सेप्ट खराब होने लगे ना, तो टब वाला एग्जाम्पल दिमाग में रख लेना कि यहाँ पे बातें ये होती है कि जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी निकल भी रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम होता है। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। और इसी को ना बोलते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो वही है, रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर।
आगे बढ़े। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज established due to system is in rest, है ना। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज established while system is in motion, while system is in motion, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी का एग्जाम्पल होता है एक्चुअली में फिजिकल इक्विलिब्रियम, या कह सकते हो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। वन इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, अदर इज केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल चेंजेज आता है ना। इसका एग्जाम्पल होता है सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना, सॉलिड से गैस बन जाएगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, इक्विलिब्रियम में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा। इक्विलिब्रियम में कौन होता है इसमें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। चूंकि सॉल्यूट अपना अस्तित्व खो देता है, वो डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम इज मेनली established इन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड से सॉलिड फ्रीज कर जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट पे, ये सब्लिमेशन टेम्परेचर पे। और केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होता है एक रिवर्सिएबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिएबल केमिकल रिएक्शन। ये सब समझता होगा ना, रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर रेट ऑफ फ्रीजिंग, है ना। इसमें और कुछ नहीं रहता है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन बराबर रेट ऑफ सब्लिमेशन। और केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिएबल केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है, एक इरिवर्सिएबल और एक रिवर्सिएबल। बड़े
केमिकल रिएक्शन दो टाइप का। एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वंस टाइम और प्रोडक्ट नेवर गिव बैक टू रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, अब प्रोडक्ट कभी रिएक्टेंट नहीं बनेगा। और इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बनेगा, अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनेगा। दैट इज वाई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। डिफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं। रिएक्टेंट वंस कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेवर बैक टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। इट इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये चाहे तो एक्सोथर्मिक होगा और चाहे तो एंडोथर्मिक होगा। इट इज एक्सोथर्मिक if exothermic from one side then endothermic from other side। है ना। इस रिएक्शन में दो तरह की बात होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना बैकवर्ड रिएक्शन कहलाता है। इट इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इट इज इफ एक्सोथर्मिक फ्रॉम वन साइड आणि फॉरवर्ड रिएक्शन, देन एंडोथर्मिक फ्रॉम अदर साइड। होगा या नहीं? इधर में यदि कोई 100 जूल 200 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वही 100-200 जूल एनर्जी प्रोडक्ट गेन करके रिएक्टेंट बनाएगा। यूनिडायरेक्शनल होता है और ये बाई डायरेक्शनल होता है। और इसमें फेनोमेनन इक्विलिब्रियम का इस्टेब्लिश नहीं होता है। इसमें फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इसमें भी बढ़ाता है।
कैटलिस्ट इसमें दोनों तरफ के रिएक्शन के रेट को बढ़ाता और घटाता सेम एक्सटेंट में। Catalyst increases the rate of both reactions in equal extent. So time to reach the reaction at equilibrium is fast. यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन चूंकि दो ठो की बात होती, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की बात ही नहीं होती है। लिख दें, बढ़े आगे। अब देखो आगे, नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन। गिवन बाय गुलबर्ग एंड बेज। The rate of chemical reaction is directly proportional to the
concentration of I concentration of reacting species to the power raised equal to a stoichiometric coefficient. छूटा है क्या? The rate of chemical reaction is directly proportional to, यहाँ पे छूटा है, to the product of concentration of, product of concentration of reacting species to the power raised equal to a stoichiometric coefficient, है ना? अब जैसे देखो कोई रिएक्टेंट A प्लस BB और ये बना रहा है प्रोडक्ट, देख रहे हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of A, concentration of B, product of concentration of reacting species to the power raised equal to a stoichiometric coefficient. अब लिखेंगे इसको कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K इंटू A टू द पावर A, B टू द पावर B. A और B इसी को बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वेयर K इज इक्वल टू is called as rate constant. K को कहेंगे रेट कांस्टेंट. अब केवल A प्रोडक्ट बनाता तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं थी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या K इंटू A. 2A प्रोडक्ट बनाता तो हम लोग लिखते रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू A का पावर 2, है ना? 2A प्लस 3B प्रोडक्ट बनाता तब हम लोग लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K इंटू A का स्क्वायर और B का पावर क्यूब. ठीक है, बड़े. अब यही लॉ ऑफ मास एक्शन को एक रिवर्सिबल रिएक्शन में लगा देंगे.
law of mass action in reversible reaction. तो देखो A प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, छोटा सी छोटा डी लिखे स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर लिखेंगे के एफ ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी। एफ लिख देंगे रेट कांस्टेंट, वेयर के एफ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर लिख देंगे के बी इंटू सी टू द पावर स्मॉल सी और डी टू द पावर स्मॉल डी, है ना। वेयर के बी बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। अब एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज के एफ इंटू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी बराबर के बी इंटू सी टू द पावर सी डी टू द पावर स्मॉल डी। अब देखो के एफ बाई के बी कर देते, तो के एफ बाई के बी कर देंगे तो सी टू द पावर स्मॉल सी डी टू द पावर स्मॉल डी बाई ए टू द पावर स्मॉल ए और बी टू द पावर स्मॉल बी हो जाएगा। दैट इक्वल टू न्यू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट से कांस्टेंट को डिवाइड किए हैं, दैट इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी को कहते हैं, है ना। ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का था, ये रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का था, दोनों को डिवाइड कर दिए तो एक नया कांस्टेंट आया, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। where Kc is equal to equilibrium constant.
वेयर केसी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसी को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बड़े लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। The ratio of product of concentration को एक्टिव मास भी कहेंगे, of product to that of product of concentration of reactants to the power raised equal to a stoichiometric coefficient the ratio of product of concentration or active mass of products to that of product of concentration of reactant to the power raised equal to a stoichiometric coefficient of each term called as equilibrium constant, है ना। तो देखो Kc बराबर, यही डिफिनीशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है ना। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? तो डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट्स, यानी कि ऊपर में प्रोडक्ट्स लिखाएगा और नीचे में रिएक्टेंट्स लिखाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिखाएगा। और दूसरी बात ये कि Kc बराबर यदि प्रोडक्ट हमारा C और D है तो C D के कंसंट्रेशन टू द पावर रेज्ड इक्वल टू स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल a स्मॉल b, है ना। और Kc इज इक्वल टू Kf बाई Kb भी, rate constant of forward reaction to that of rate constant of backward reaction।
दूसरा डिफिनेशन ये भी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कि रेट ऑफ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन to that of rate constant of backward reaction called as equilibrium constant. लिखे तो केसी क्या होता है? तो रेशियो है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, या फिर एक कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट का फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन। तो बात अब होगी यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट ऑफ केसी है ना। तो केसी इज इक्वल टू सी टू द पावर स्मॉल सी डी टू द पावर स्मॉल डी ए टू द पावर स्मॉल ए और बी टू द पावर स्मॉल बी। तो मोल पर लीटर पावर स्मॉल सी मोल पर लीटर पावर स्मॉल डी बाय मोल पर लीटर मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर ही होता है। मोल पर लीटर सी प्लस डी बाय मोल पर लीटर ए प्लस डी। सी प्लस डी को क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल कहेंगे ऑफ प्रोडक्ट, और ए प्लस बी को क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। कहेंगे जी, देखिए ना, सी और डी, ये सी और ये डी, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हुआ। ए प्लस बी, ये वाला छोटका ए छोटका बी, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हुआ, है ना। तो केसी इज इक्वल टू, जरा देखिए क्या लिखे, मोल पर लीटर ऊपर है, एनपी बाय मोल पर लीटर एनआर। तो यूनिट हो गया मोल पर लीटर एनपी माइनस एनआर। एनपी माइनस एनआर इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल। तो केसी का यूनिट जो आया मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन आया, यानी कि यूनिट ऑफ केसी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एन। डेल्टा एन यदि 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो
मोल पर लीटर आ जाएगा, 2 हो जाएगा तो मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ केसी डिपेंड्स ऑन चेंज इन नंबर ऑफ मोल, है ना, ऑफ द रिएक्शन। और सुनो, इस डेल्टा एन में सॉलिड, प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का मोल नहीं लिया जाता है ना। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का नंबर ऑफ मोल चेंज में लिया जाता है तो काउंटेबल नहीं है ना, चूंकि चूंकि ये कंसीडर किया जाएगा कांस्टेंट। दूसरी बात, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में शायद पढ़े हैं आप लोग ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, नहीं? तो इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में ही इस्टेब्लिश्ड होता है ना। ये बात लिख दीजिएगा, कहीं भूल गए थे इक्विलिब्रियम में लिखना। एक अच्छा, अगला में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम में भी लिखा जा सकता है, लिखिए।
हाँ वो तो देंगे ही, क्योंकि वो स्थिर रहता है, वो चेंजेज में नहीं जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं जाता है ना, इसलिए उसको स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है। इसका एग्जांपल देंगे, ये लिख लिए ना। अब रिएक्शन का यूनिट ऑफ केसी, 3 केस हमेशा लेंगे सबसे पहले, एक में 0 रहेगा, एक में +1 रहेगा और एक में -1 रहेगा। तो केस 1, PCl5 चेंजेज इनटू PCl3 + Cl2। तो डेल्टा N बराबर, यहाँ देखिए नहीं कुछ है तो 1 मोल है, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 मोल है, और यहाँ भी 1 मोल है, तो 1 1 2 -1 होगा ये बाबू। यूनिट होगा रिएक्शन का मोल पर लीटर। अब एग्जाम्पल ही देखो, CaCO3, बच्चिया को मन कर गया एग्जाम्पल बने दिए सर, तो लो पहले वो भी तुम देख लो, इसी में आएगा। CO2 गैस, देखो इसका यूनिट पूछ रहा है किसी का, है ना, तो बस CO2 1 मोल ये वाला लेंगे, डेल्टा N बराबर 1 - 0। देखो क्या किए, इसका नंबर ऑफ मोल काउंटेबल नहीं है, इसका नंबर ऑफ मोल काउंटेबल नहीं है, सॉलिड है, तो 1 - 0 यूनिट ऑफ केसी, इसके लिए भी क्या होगा, क्या होगा बताओ, मोल पर लीटर। केस 2, H2 गैस, I2 गैस, जनरली लिखा रहता ही ऐसा है, 2HI गैस, तो डेल्टा N बराबर 2 - 2, दैट इज इक्वल टू 0। Kc बराबर मोल पर लीटर पावर 0, दैट इज यूनिट लेस। केस 3, N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस, तो डेल्टा N बराबर 2 माइनस 3 1 4 -2, आणि यूनिट ऑफ Kc बराबर मोल पर लीटर पावर -2, तो मोल -2 लीटर स्क्वायर। लिखे,
यूनिट बताइए केसी का। गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कितना होगा? मोल स्क्वायर लीटर -2। केस 5 ले ली। हाँ 4। लिखे तो यूनिट केसी का डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल पे, है ना। हर रिएक्शन का केसी का यूनिट अलग अलग आना है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। बोलिए। पहला, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन क्लोज्ड सिस्टम ओनली, यानी मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। दूसरा, एट इक्विलिब्रियम the concentration of either reactant or product of the reaction does not observe to change। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी का कंसंट्रेशन में चेंजेज ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल H2 + I2 2HI। अब किसी टाइम, जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया, H2 का कंसंट्रेशन जो है वही दिखाई पड़ना है। H2 का कंसंट्रेशन जो है वही है, लेकिन रिएक्शन बंद नहीं होगा, रिएक्शन चलता ही रहेगा। तो ये कब संभव है?
जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी रेट क्या बोल रहे हैं उसको फील करना है कि ये रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, आयोडीन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, ये लिखें। इससे एक मतलब जो आप समझते हैं, क्या हम ऐसा बता रहे हैं क्या H2 का कंसंट्रेशन I2 के बराबर हो जाएगा और HI के बराबर हो जाएगा? हम ऐसा बता रहे हैं क्या? हम ऐसा नहीं बता रहे, है ना? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो बदलेगा नहीं, हम ये बता रहे हैं, है ना? सबका कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगा, लेकिन जो भी कंसंट्रेशन रहेगा वो चेंज नहीं होगा, ये बता रहे हैं। और ये कब संभव है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी वो दोनों जितना खर्च हो रहा है ना, वो इतना ही इधर बन रहा है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर क्या हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, तो हम क्या ये बता रहे हैं क्या H2 का कंसंट्रेशन I2 के बराबर नहीं होगा और ये HI के बराबर नहीं होगा? हम ये बता रहे हैं क्या? न वो बता रहे हैं ना ये बता रहे हैं। हम इसमें से कोई बात नहीं बता रहे, ना आपको समझना है ना? वो रिएक्शन के अंदर का मैकेनिज्म जाने कि कै मोल आप हाइड्रोजन लिए, कै मोल आयोडीन लिए, वो उस पर डिपेंड करता है को कितना बच रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा, तभी कंसंट्रेशन किसी का चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो पूछा जाता है कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इन नेचर, तो हम बताए थे यही बात कि रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर। अब अब टब में कितना वाटर है ये हमें नहीं पता है, जितना भी है वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन आयोडीन HI का कंसंट्रेशन जो भी है उससे मतलब नहीं है, वो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो एक बात और होगी, क्या बातें होगी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन बराबर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडीन बराबर 2 गुना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, है ना? जितना एक मोल हाइड्रोजन जितना देर में खर्च होता है, एक मोल आयोडीन जितना देर में खर्च होता है, उतना ही देर में 2 मोल HI बन जाता है ना? तो इस रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन का बराबर होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडीन बराबर होगा 2 गुना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ठीक है? सिमिलरली हम लोग यदि ग्राफिकली देखें इसी रिएक्शन को,
तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट था, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ये, आयोडीन का कंसंट्रेशन ये, मान ही लेना होगा। और अच्छा HI बन रहा था, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ये, आयोडीन का कंसंट्रेशन ये, और HI का कंसंट्रेशन तो शुरुआत में कुछ है ही नहीं ना, जीरो है। प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो H2 का कंसंट्रेशन घटना शुरू हुआ होगा, I2 का कंसंट्रेशन भी घटना शुरू हुआ होगा इक्वल रेट से, और HI दोगुना रेट से बनना शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो I2 घटते 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 घट गया, I2 भी घट गया, और HI भी बनते बनते बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कंसंट्रेशन बढ़ नहीं रहा है या घट नहीं रहा है, यहां से दिखाई दे रहा होगा कंसंट्रेशन घट बढ़ नहीं रहा है, यहां से दिखाई दे रहा होगा कंसंट्रेशन जो है वही है ना। इसके बाद इस ग्राफ में आपको दिखाई क्या दे रहा है कि तीनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया इतना समय के लिए, सेम ही है, टाइम तो बढ़ रहा है, इधर कंसंट्रेशन है और इधर टाइम है, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन कंसंट्रेशन किसी का बढ़, दिस इज अ ग्राफ शोइंग इक्विलिब्रियम। ऐसा ग्राफ आ जाए और मशीन चालू ही है, हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्शन चालू ही है, लेकिन हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में या आयोडीन के कंसंट्रेशन में कोई फर्दर बदलाव देखने को मिल नहीं रहा है, तो रिएक्शन को क्या कहेंगे आप, इक्विलिब्रियम में आ गया। क्लियर है। इस ग्राफ से आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन आयोडीन का कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, जो भी कंसंट्रेशन है वो है, वही बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे एक अलग से ग्राफ बनाते हैं या ऐसे, इधर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इधर टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है, प्रोडक्ट पहले जीरो रहता है ना। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताता है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बताता है।
मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं, ये सारे रिएक्शन के लिए था। लेकिन यदि इस ग्राफ को हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए खींचते हैं तब क्या होता है, फाइनली यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले, ये क्या बताता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताता है, और ये क्या बताता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट खर्च हो, मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है। और ये दोनों ग्राफ को एक ही जगह पे बना दें तो ये ऊपर से आ रहा ग्राफ, ये नीचे से जा रहा ग्राफ, ये बताओ क्या बताएगा, ये पॉइंट ये पॉइंट क्या बता रहा है, ग्राफ कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे। इसके बाद ये सब लाइन नहीं होना है, इसके बाद जब बराबर हो गया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाएगा, सेम कांस्टेंट, बढ़ेगा ही, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इधर कंसंट्रेशन, इधर टाइम, है ना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वो सीधा लाइन क्या बताया कि वहां से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, तभी आपको इक्विलिब्रियम का पॉइंट समझ में आना है। ये और ये दोनों यहाँ पर अब बराबर ही हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कभी कभी ग्राफ आपको ऐसा बना के पूछता है, ऐसा, ये इधर से गया, ये इधर से गया, और ये इधर से ऐसे। अब ये पूछा जाता है कि ये पॉइंट क्या इक्विलिब्रियम डिसाइड कर रहा है क्या, देखिए ठीक से, देखिए क्या हुआ इसमें, ये पॉइंट आया तो इक्विलिब्रियम तो आ ही गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो है ही यही है। फिर इक्विलिब्रियम पे बदलाव आ गया, बढ़िया से देखिएगा, फिर इक्विलिब्रियम पे बदलाव आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं रहा, लेकिन फिर आगे चल के दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो था बस वही था, बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर से बराबर नहीं हो गया क्या, क्या, तो वो भी तो इक्विलिब्रियम ही बता रहे। आप यहाँ पर देखे थे क्या, कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सेम हो गया और कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, तब कहे थे इक्विलिब्रियम आ गया। तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, यहां से भी तो कोई बदलाव अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है क्या, तो इसी को आगे चैप्टर में पढ़ना रहता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जो कहता है कि इक्विलिब्रियम पे कुछ बदलाव आपने कर दिया तो रिएक्शन फिर से कोशिश करेगा कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, आपके द्वारा किया गया बदलाव को नलीफाई कर देगा, अंडू कर देगा, दैट इज ए मैकेनिज्म ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। यहां से यहां गया रेट बराबर,
फिर आपने यहाँ कोई बदलाव किया, कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा घटा दिया होगा, तभी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं रहा। ठीक है, और फिर थोड़े समय के बाद क्या दिखाई पड़ रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकमिंग ए कांस्टेंट, नॉट इक्वल बट कांस्टेंट। ड्यू टू दैट रीजन the concentration of reactant product is not changes with time, तो they are also come in equilibrium। तो इधर concentration है, इधर टाइम है। बनाइए जल्दी से, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही समझाने के लिए वो उतना ग्राफ समझाना था। पढ़े, अब देखो हो गया। अब इस ग्राफ को इस नजरिए से देखना है। देखिए, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, आयोडीन का कंसंट्रेशन, H2I2 वाला रिएक्शन ही लिख रहे हैं, H2I2, और HI तो 0 से ही स्टार्ट हुआ, टाइम इधर है ही है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन घट रहा था, ज्यादा दूर चले गए। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन घट रहा था, आयोडीन का कंसंट्रेशन भी घट रहा था, और HI का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। अब ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया था। ठीक है, तीनों का मुंह नहीं मिलाना था, बराबर होकर के एक नहीं हुआ, कांस्टेंट रह गया इक्विलिब्रियम में, जैसे अभी मिलने के बाद इक्विलिब्रियम में चला। अब देखिए, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया था, चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। अब 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन यहां पर फिर से ऐड कर दिए आप रिएक्शन होते हुए, हाइड्रोजन और आयोडीन 1-1 मोल फिर से आपने क्या किया, बढ़ा दिया, रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर दिया, तो फिर से रिएक्शन होने लगेगा आगे, और ये रिएक्शन फिर से इस तरह से हुआ और फिर से इस तरह से हुआ, और ये वाला बढ़ के फिर से इस तरह से हुआ, एंड देन आफ्टर फिर से ये कांस्टेंट हो गया, फिर से रिएक्शन कहां पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। है ना, ये बता रहे हैं कि जब रिएक्शन आप इक्विलिब्रियम पे आ जाता है और फिर यदि आप कोई चेंजेस कर देते हैं, तो वो चेंज को रिएक्शन खुद ही अपने आप को ऐसा एडजस्ट करता है ताकि रिएक्शन फिर से कहाँ आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, यहाँ तक डिस्टर्ब रहा, और फिर से रिएक्शन कहाँ पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, सट गया, तो खत्म हो जाएगा सब। इक्विलिब्रियम आ गया यार।
अंडू भी तो नहीं होता है, पूरा खत्म कर दिए यार जी। देखते हैं, सट गया इधर से। बनाइए, फोटो बनाइए आप लोग, दिमाग में तो होगा ही ना। कुछ नहीं हुआ, वो आ जाएगा, लास्ट वाला नहीं आएगा, बनाएंगे फिर। क्या ही गया, लाइन बना देंगे ज़्यादा तो और दिक्कत होगा, इसीलिए नहीं बना रहे। ये पहले वाला कंसंट्रेशन था, फिर बाद वाला कंसंट्रेशन है। यहाँ पे हमने चेंज किया था, चेंज इन कंसंट्रेशन। इससे हुआ क्या, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड हो गया कुछ समय के लिए, डिस्टर्ब फॉर सम टाइम। यही सब कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो इसके न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो कुछ कुछ कहने लगता है तो आदमी खाली कंसंट्रेशन बेटा प्रोडक्ट करने लगता है। आगे अब उतना टफ क्वेश्चन भी ना आता है इस चैप्टर से, पहले आता था एडवांस। वो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम सम अमाउंट जोड़ देता था, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। अब एक इक्विलिब्रियम इधर स्टेब्लिश्ड हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा, फिर उधर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हुआ, उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा कुछ अमाउंट जोड़ने के बाद। कभी एच आई का अमाउंट कुछ घटा देगा तब भी। क्या लग रहा है, ये रिएक्शन कभी खत्म होने वाला है क्या? फिर थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर रेट बढ़ जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन कभी एंड नहीं होता, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है लेकिन खत्म नहीं होता, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाता है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन चलता ही रहता है, वो एंड नहीं होता, वो इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, खत्म नहीं होगा। बढ़ जाए, सब बात समझ गए। अब इसी तरह से जैसे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं आप किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो पाता। इसी तरह से इसका प्रेशर चेंज ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, सब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरा
like concentration, pressure and volume of the reaction mixture also does not change at equilibrium. चौथा, for a reversible reaction, equilibrium is determined by physical quantity equilibrium constant, है ना। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा किससे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। पांचवा, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम it only alter the time of attainment of equilibrium। कैटलिस्ट डाल देंगे रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर, तब भी इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ इक्विलिब्रियम जो आधे घंटे में अटेन होना था वो 10 मिनट में, 15 मिनट में या 35 मिनट में अटेन होगा। छठा, इन ए केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड at constant temperature। केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक नेचर का होगा। और वही डायनामिक नेचर बताने के लिए उतना ग्राफ बताएं, रुकेगा नहीं। हो गया क्या? टाइम हो गया।